जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एसएससी, रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप एक एक करके इसको देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएँ और हमारी टीम का हौसला बना हुआ रहे। इसलिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, कमेंट करके हमें बताना। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और एक एक करके आप देखें इस क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको एक एक करके देखें। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना हुआ है किससे? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी और अंगों का, जल का। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा भार किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा क्या है? तो जल। तो ये आंसर याद रखना दोस्तों। तो जल क्या है? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के खराब होने का कारण होता है। दूध के खराब होने का क्या कारण है? पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है एस्परजिलियस, तीसरा है स्यूडोमोनास, चौथा है स्टेफाइलोकस। तो दूध के खराब होने की वजह कौन से है? लैक्टोबैसिलस। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होते हैं। ये हम सभी को पता है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये क्यों जरूरी है? तो कहता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, शरीर का रचनात्मक भाग है, चौथा जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। एंजाइम बहुत ही आवश्यक है जीव रासायनिक क्रियाओं के कैटलिस्ट के लिए। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? सेम में, अंडों में, हरी सब्जियों में, दूध में। तो अब हम सभी को पता है कि हरी सब्जी में, हरी पत्ती वाली सब्जी में क्या आता है? आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? इसमें किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? याद रखना, लोबिया, मसूर, अरहर और सोयाबीन। ये सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना, सोयाबीन का जो सब्जी खाते हैं आप, सोयाबीन का तेल हो, इसमें क्या होता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। तो डी आंसर सही होगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसमें किस में, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहता है किस में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? गाजर, अमरूद, आम, संतरा। अभी बताया था मैंने, खट्टे फलों में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन सी यहाँ पर किस में पाया जाएगा? संतरे में। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा इन चारों में यदि पूछा जाएगा तो संतरा खट्टा फल है, संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? रक्त के थक्का जमने में इसमें से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस। तो स्कंदन में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यदि सोडियम रहता तो सोडियम पहले लगाते, लेकिन वो नहीं है तो हम कैल्शियम लगाएंगे। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। रुधिर के स्कंदन में खनिज की भूमिका जो महत्वपूर्ण होती है वो है कैल्शियम की। इन चार ऑप्शन में कौन सा होगा? खनिज की जो भूमिका है वो कैल्शियम, इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा, हमारे स्किन के नीचे जो वसा का लेयर है, निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। इसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की उष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक जीवाणुओं का प्रवेश और आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय। हमारे शरीर का जो त्वचा है, त्वचा के नीचे एक वसा का लेयर है। वसा का लेयर हमारे शरीर की ऊर्जा को, उष्मा को बाहर निकलने से रोकता है, हमारे बॉडी की गर्मी को बना के रखता है। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। शरीर की उष्मा को क्षय से
बचाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन को देखना है हमें। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन B12 और प्रोथ्रोम्बिन कहते उपयुक्त में से रुधिर का थक्का जमने में के लिए आवश्यक कारक हैं। इसकी वजह से रुधिर का थक्का जमता है। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो देखो कैल्शियम भी जरूरी है, अभी बताया था मैंने। विटामिन के तो है ही, विटामिन B12 ये भी जरूरी है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं कि थक्का जमने का जो प्रोसेस है उसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर हमारा 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा, कैल्शियम, विटामिन के और विटामिन B12। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? हमारे मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, किसके दहन से? तो ऑप्शन है यहाँ पे खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रोटीन। तो सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा जो प्राप्त होती है प्रोटीन, सी से। अगला है, वह विटामिन जिसका निर्माण हमारे शरीर में काफ़ी तेज़ी से होता है। वह विटामिन जिसका निर्माण हमारे शरीर में काफ़ी तेज़ी से होता है। कहता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो कहता है हमारे शरीर में काफ़ी तेज़ी से होता है, वो होगा विटामिन डी। तो डी आंसर हमारे यहाँ पर सही होगा। वह विटामिन, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह विटामिन जिसका निर्माण हमारे शरीर में काफ़ी तेज़ी से होता है वह है विटामिन डी का। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन भंडारित रहता है तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, ये सही होगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। तो ये पहले भी क्वेश्चन बताया था मैंने, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर कैल्शियम, पोटेशियम, लौह। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पोटेशियम और लोहा, आयरन तो दूध में मिलता ही नहीं। और पोटेशियम और ये तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और पोटेशियम, और कैल्शियम और लोहा, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? तो सी। तो दूध में कैल्शियम और पोटेशियम भी पाए जाते हैं। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला है? गाय के दूध के रंग पीला है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्यूलिस और कैरोटीन। तो किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? याद रखना कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से गाय के दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान है? इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलता है? यहाँ पे दिया हुआ है मक्खन, सेब, पनीर और चीनी। तो कहता है किस पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मिलता है? यहाँ पे याद रखना पनीर से ज़्यादा हमें कैलोरी मिलता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो यहाँ पर मछलियों के यकृत तेल से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। मछली के तेल, मछली के लीवर ऑयल से हमें विटामिन डी मिलता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? किससे हमें ऊर्जा नहीं मिलता? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें विटामिन होगा जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये ऊर्जा हमें नहीं देता। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको याद रख लेना आप, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। कौन ऐसा तत्व है जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। अगला है,
अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत और गुर्दे। अपोहन का प्रयोग, डायलिसिस का प्रयोग, अपोहन मतलब डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना गुर्दा। तो डी, किडनी के लिए, किडनी जब फेल हो जाता है डायलिसिस पे रखते हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, गुर्दा। अगला क्वेश्चन है, नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का कारण है। खमीर क्यों मिलाते हैं? तो पहला है डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं। डबल रोटी को नरम और स्पॉन्जी बनाने के लिए, ये इसलिए हम खमीर मिलाते हैं, यही सही होगा। खाद्यमान ऊंचा करने के लिए इसमें डबल रोटी ताजी रहती है, ये नहीं। तो कौन सा होगा? बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही। डबल रोटी में खमीर मिलाने का कारण क्या है? तो डबल रोटी नरम और स्पॉन्जी बनाने के लिए हम खमीर मिलाते हैं, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तथा दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, और उपकला एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो ये एपिथेलियम ऊतक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो विटामिन ई। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एपिथेलियम ऊतक के लिए विटामिन ई की बहुत ही आवश्यकता होती है, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। किसकी वजह से डिहाइड्रेशन किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन, लवण, हार्मोन और जल। अभी बताया निर्जलीकरण, तो जल की कमी हो जाती है, जल बहुत ज़्यादा निकल जाने से डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा। यदि शरीर से जल ज़्यादा मात्रा में निकल जाए तो उसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाते हैं तो आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड कर्पल्स या सेल जिसको कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर चले जाने पर मनुष्य की आरबीसी में की कणिकाओं में क्या होता है? कहता है उसका आकार बढ़ जाता है, उसका आकार छोटा हो जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसकी संख्या घट जाती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है जब आप अधिक ऊंचाई पे जाते हैं, तो ए आंसर आपका सही होगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और क्या क्या सम्मिलित है? यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम, पोटेशियम, लौह। ये नहीं, क्योंकि लोहा इसमें होता ही नहीं दूध में। कैल्शियम, पोटेशियम यही सही होगा। पोटेशियम लौह नहीं, कैल्शियम लौह नहीं, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो पोषक तत्व हैं वो कैल्शियम और पोटेशियम है, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे मैं फिर एक बार बताता चलूँ आपको कि आप यदि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी करते हैं, या फिर रेलवे में आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक पीओ या क्लर्क या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, इस तरह का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप हमारे झा एग्ज़ाम पेज से जुड़िए, हमारी टीम से जुड़िए। हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है और इसका हौसला वर्धन करने के लिए आप इसको सहयोग करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस मंच से भी आप जुड़ जाएं। आप चाहे जहां कहीं से भी तैयारी कर रहे हों, यहाँ से भी जुड़िए, ज़्यादा आपको मददगार साबित होगा ये चैनल। तो आप ज़रूर इससे जुड़ें, और किसी भी तरह की जानकारी या किसी भी तरह की समस्या यदि आपको आए अपने तैयारी के दौरान, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये एक सही और सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। सही फैक्ट, कंटेंट सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध होगा आपको। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन, और इसको बनाइए आप। कहता है मानव वृक्क मतलब किडनी, कहता है असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यानी किडनी स्टोन जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है? यानी पथरी जिसको कहते हैं, एक तरह से असमरी कहने का मतलब पथरी। तो कहता है इसमें के मुख्य रासायनिक यौगिक क्या है? वो क्या पथरी आखिर क्या चीज़ होता है? तो कहता है यूरिक अम्ल,
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सल्फेट। तो पथरी जो कहते हैं कि पेट में या किडनी में जो भी पथरी हो जाते हैं वो दरअसल कैल्शियम ऑक्जेलेट है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। इतना सख्त हो जाता है जो पत्थर जैसा दिखता है, पत्थर जैसे दिखते हैं, तो वो दरअसल है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पेट में जो पथरी या फिर किडनी में पथरी, जहाँ कहीं भी पेट में पथरी होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? हार्ट में जो रक्त आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो कौन पूर्ति करता है हृदय में रक्त को? तो ग्रीवा धमनियाँ, यकृत धमनियाँ, हृदय धमनियाँ, फुसफुस धमनियाँ। तो हृदय में जो रक्त लाता है वो कौन सी धमनी लाता है? फुसफुस धमनी। तो याद रखना, फुसफुस धमनी क्या करता है? हृदय को रक्त आपूर्ति करता है, संभरण करता है। तो डी आंसर हमारा सही होगा, फुसफुस धमनियाँ। अगला प्रश्न है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर के ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एंटीजन जो होता है हमारे बॉडी में वो क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। तो सी आंसर। प्रतिजन मतलब एंटीजन, एंटीबॉडी एंटीजन दो तरह की चीज़ें होती है आपके शरीर में। तो ये एंटीजन जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करती है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त करने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायु श्वसन, जिसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, अवायु श्वसन जिसको कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस और जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। तो इसको आप क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ए आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। वायु श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुर्विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटी? ये 4 मतलब विज्ञान की देन है साइंस का। तो इसमें से सबसे पहले कौन हुआ? तो सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी? अंग प्रत्यारोपण। तो ये अंग प्रत्यारोपण है। दूसरा उपमार्ग शल्य चिकित्सा जिसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। तीसरा टेस्ट ट्यूब बेबी और चौथा है प्लास्टिक सर्जरी। तो इसमें सबसे पहले कौन सी खोज किए गए थे, कौन से रिसर्च हुए थे? तो याद रखना, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो ये तो बाद की है, बाईपास सर्जरी भी बाद में खोजा गया। सबसे पहले इसमें खोजा गया प्लास्टिक सर्जरी। ये सबसे पहले साइंस की सबसे पहला चमत्कार यही प्लास्टिक सर्जरी है। उसके बाद और भी जो खोजे गए इसके बाद का है। तो इसमें पूछा गया है मेडिकल साइंस के इतिहास में ये 4 जो इवेंट हैं, 4 जो खोज हैं, इसमें सबसे पहला कौन सा है? तो इसका नाम है प्लास्टिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक शल्य चिकित्सा। ये सबसे पहले खोजे गए थे। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वात्रिक रक्त आदाता कहा जाता है। एबी वाले को ये सभी से ब्लड ले सकता है, क्योंकि ये सभी ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है एबी वाला। तो ये क्यों होता है ऐसा? इसके 4 कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर कहता है उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है, इसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। एबी रक्त वाले के ब्लड में एंटीबॉडी का क्या होता है? अभाव होता है, वो नहीं पाया जाता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, यदि पिता का वर्ग क्या है? ए है, माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? पिता का ए है, माता का ओ है, बताइए उसमें से आने वाले बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो याद रखना ओ। तो वो हमारा सी आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे, तो सी मतलब ओ ब्लड ग्रुप सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है, जब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता तो श्वसन की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाए तो श्वसन की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप लंबे लंबे सांस लेने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैप्चर करने की कोशिश करने लग जाते हैं। जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है रक्त में, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक, इसको पेस मेकर कहते हैं इंग्लिश में, का कार्य होता है, ये क्या काम करता है? तो हृदय स्पंदन कम करता है, हृदय स्पंदन को समंजित करता है, हृदय स्पंदन बढ़ाना, हृदय में रुधिर प्रवाह को तेज करना। हृदय स्पंदन को समंजित करता है, हृदय स्पंदन को ठीक ठाक उसको रेगुलेट करके चलाता है। मतलब यदि हार्ट फेल हो जाए तो पेस मेकर लगाते हैं ताकि हार्ट बीट बना हुआ रहे, यानी हृदय स्पंदन का काम, गति प्रेरक का काम है हृदय स्पंदन को समंजित करना, रेगुलेट करना। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है, सबसे कम प्रभाव किस अंग पर पड़ता है हानिकारक रे का? तो कहते हैं आँख, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ा। तो सबसे कम प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, आँख, हृदय, फेफड़ा, इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसका? हार्मफुल रेडिएशन का। जो हार्मफुल रेडिएशन है उसका सबसे कम प्रभाव हमारे ब्रेन पे पड़ता है और अंगों पर ज़्यादा पड़ता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। सर्वदाता जो सबको ब्लड दे सकता है, तो कौन सा वर्ग है रुधिर का, ब्लड का? तो ओ ग्रुप, वो सबको ब्लड दे सकता है, और ए बी ग्रुप जो है सबसे ले सकता है। ये सर्व अदाता, इसको अदाता कह लो, अदाता। और ये ओ जो होगा ये सबको देता है, सर्वदाता, सर्वदाता, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही चुनना है। इसमें सही कौन है? कहता है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। अगला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। इसमें कहता है कथन सही कौन सा है? तो सी आंसर सही होगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 60/100, 20/80, 60/140 का, 120/80। तो डी आंसर आपका सही है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये नाड़ी का, वेन का, और ये आर्टरी का। तो हमारा आंसर यहाँ पर सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, 120/80, यही हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप होता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 120/80। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? WBC का क्या काम है? व्हाइट ब्लड कर्पल्स या सेल? श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो कहता है ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो WBC का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपको पता है 40, यानी 23 पेयर, 23 पेयर, ये पेयर में रहता है, यानी 23 जोड़ी, या फिर वैसे बोले इसमें तो 46, 23 दूना 46। तो बी आंसर आपका सही होगा। इंसान के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अगला प्रश्न है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो थकान जो होता है हमें किस द्रव के एकत्रित होने से? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड और यूरिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के शरीर में जमा हो जाने से हम थकान महसूस करते हैं, थके थके महसूस करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशी या थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड, ए आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? पहला है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आप बताइए हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है, होती है? तो पहला है डायबिटीज़, हैजा, रिंगवर्म, अस्थमा। अस्थमा हो जाती है एलर्जी की वजह से, मतलब गले में खराश वगैरह आने लगते हैं, खांसने लगते हैं एलर्जी की वजह से, छींक आने लगती है। तो ये डी आंसर आपका सही होगा, अस्थमा। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट किसने सबसे पहले किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये याद रखना पड़ेगा आपको, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण पहले बार किया था, प्रतिस्थापन। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? यदि कोई संक्रमण हो आपके शरीर पे या हमारे शरीर पे, तो शरीर का कौन क्या करता है? उसके विरुद्ध संघर्ष करता है। कहता है हार्मोन्स, किण्वक जिसको एंजाइम कहते हैं, श्वेत रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये संक्रमण के खिलाफ बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? यानी रुधिर परिसंचरण, तो इसका व्याख्या की थी कि कौन थे? तो कहता है लीमेनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रॉस। तो वह वैज्ञानिक जिसने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी तो वो था विलियम हार्वे। तो बी आंसर आपका सही होगा। रुधिर परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। तो बी, इसे भी आप याद रखना होगा। जैसे हृदय प्रत्यारोपण प्रतिस्थापन का खोज किया था बर्नार्ड शॉ ने, तो इसी तरह ये बी आपका सही होगा। इसमें है विलियम हार्वे जिसने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होकर सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उसको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग करते हैं। प्रतिजन, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, प्रतिरोधी। तो इसमें प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, तो प्रतिजैविक। तो बी आंसर हमारा सही होगा, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लेकर के आएंगे कुछ नए क्वेश्चन नए वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।